बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग गाइटन। गाइटन को हम चैप्टर वाइज स्टडी करते जाएंगे। चैप्टर्स को हम किस तरह से देखेंगे, हम उसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ और कोई भी ऐसी केमिकल मैकेनिज्म जो चैप्टर में डिस्कस की हो, हम उसको स्टेप वाइज देखेंगे। इसके अलावा हम उसकी समरी देख लेंगे। समरी में क्या होगा, उस चैप्टर के ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह पर कंपाइल्ड होंगे। इस तरह से अगर हम चैप्टर का क्विक रिव्यू भी करेंगे तो विद इन 5 और 10 मिनट्स हमारे उस चैप्टर का वेरी इजीली क्विक रिव्यू हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड द कंट्रोल ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फिजियो की सबसे पहले वो हमें फिजियोलॉजी की डेफिनेशन बता रहा है। तो फिजियोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द केमिकल मैकेनिज्म्स, ऐसी केमिकल मैकेनिज्म्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड द प्रोग्रेशन ऑफ द लाइफ। अब ये जो केमिकल मैकेनिज्म्स हैं, ये किस मोड में हम स्टडी करते हैं? नॉर्मल मोड में। फिजियोलॉजी बेसिकली एक्सप्लेन करती है किसी भी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग। और इस फिजियो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, दैट इज़ द वायरल फिजियोलॉजी इज़ देयर, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, प्लांट। लेकिन हमारा मेन कंसर्न क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी करना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ऑल दोज मैकेनिज्म्स को पढ़ते हैं, ऑल दोज केमिकल मैकेनिज्म्स, ऐसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में ऐड करती हैं। तो दैट इज़ ऑल स्टडीड विद इन द ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसी तरह फिजियो का एक और हमारे पास एस्पेक्ट है, दैट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को पढ़ते हैं। तो एबनॉर्मलिटी बॉडी में कब आती है? जब कोई भी डिजीज़ आ जाए, जब कोई भी पैथोजन आ जाए, जब कोई भी इंजरी आ जाए, तो उस केस में हमारे पास हो जाती है एबनॉर्मलिटी। नॉर्मल फंक्शनिंग से हमारे पास आ जाती है एबनॉर्मलिटी। तो इस एबनॉर्मलिटी को हम एक और ब्रांच ऑफ फिजियो में स्टडी करते हैं, दैट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हमें वो बताता है सेल्स आर द लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी। इट्स वेल अंडरस्टूड सेल्स आर द बेसिक लिविंग यूनिट्स ऑफ द बॉडी। और जितने भी हमारे टिश्यूज़ हैं, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे टिश्यूज़ एंड द ऑर्गन्स क्या हैं? क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स, या फिर कह लें एग्रीगेशंस ऑफ द सेल्स। अब ये ऐसे एग्रीगेशंस हैं, ऐसे क्लस्टर्स हैं जिसमें हर सेल अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर हम फंक्शन की बात करें, हर सेल का है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो जैसे आपके जो है वो आरबीसीज हैं, तो आरबीसीज का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेके जाना। अब ऑक्सीजन कहाँ से आता है बॉडी के अंदर? लंग से। कहाँ से आता है? एनवायरनमेंट से लंग्स में एंटर होता है, तो आगे लंग से कैरी कर दिया जाता है ऑक्सीजन विया द रेड ब्लड सेल्स टू द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। तो ये होगा इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन। उसी तरह हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आते हैं। तो ये जितने भी ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, इन हर सेल का है अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन। तो यहाँ पर वो काउंट बताता है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो 25 ट्रिलियन है एंड द मोस्ट अबंडेंट सेल टाइप्स विद इन अवर बॉडी। और टोटल ह्यूमन सेल्स हमारी बॉडी में कितने? दैट आर द 100 ट्रिलियन। कुछ बुक्स में वो 100 बताता है, कुछ में वो 35 to 40 ट्रिलियन ह्यूमन सेल्स बताता है। नेक्स्ट हमें वो बताता है, यहाँ पर उसने बताया कि सेल्स जो है वो उनका सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमें वो बताता है कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल्दो उनका सबका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो डिफर करते होंगे, लेकिन अगर हम उनकी बेसिक लेवल पर बात करें तो दे आर द सेम। जैसे बेसिक लेवल पर क्या बात करें कि उनका न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकालने का तरीका, न्यूट्रिएंट से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का जो उनका जो तरीका है, जो उनकी केमिकल मैकेनिज्म, एक बेसिक केमिकल मैकेनिज्म जो वो अडॉप्ट करते हैं, वो सबकी सेम है। जैसे कैसे वो एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं? हमारे पास न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट से जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो ये जो केमिकल मैकेनिज्म होगी वो सबकी सेम है। इस तरह से वो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपने लिए एटीपी बनाते हैं, और एनर्जी कहाँ पर यूज़ होती है? इन द फंक्शनिंग ऑफ दैट रिस्पेक्टिव सेल। नेक्स्ट वो हमें बताता है जो सेल्स हैं, ये जितने भी सेल्स हैं, अपना उनका फंक्शन हो गया, फिर वो बेसिक लेवल पर भी सेम है। अब ये जो सेल्स हैं उनके पास एक नेचर ने ऐसी कैपेबिलिटी रखी है कि वो अपने ही जैसा एक और सेल बना सकते हैं। तो दैट इज़ सेल्स जो हैं, दे हैव द कैपेबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक अ सेल ऑफ देयर ओन टाइप। तो इट्स अ वेरी फॉर्चून फॉर अस कि जब एक सेल डिस्ट्रॉय हो तो उसी तरह का एक और सिमिलर सेल जो है सेल खुद से बना सकता है। तो नेक्स्ट हमें बताते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द बॉडी आउट नंबर द ह्यूमन सेल्स। इस लाइन का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कि उनके सामने हमारी जो ह्यूमन सेल्स हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं वो कम पड़ जाते हैं। इतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम उनका नंबर देखें, हमारी बॉडी में कितने हैं? 100 ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, 100 ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आर देयर। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ओनली 400 to 1000 स्पीशीज़ हैं। ये बस ओनली स्पीशीज़ की बात हो रही है। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो ट्रिलियंस में चले जाते हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सामने कम पड़ जाते हैं। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस इकट्ठी रह रही हैं एक जगह पर, तो ये बना देती हैं कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो विद इन द बॉडी रहती है, इसको
ये हमारे पास क्या बना जाती है, माइक्रोबायोटा। तो माइक्रोबायोटा हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, हमारे लिए हार्म भी हो सकता है। अगर तो वो हार्म है, हमें नुकसान पहुँचाया है, तो वो फिर डिजीज़ के केस में आ जाएगा, उसको हम डिजीज़ रेफर करेंगे। लेकिन अगर वो हमारे साथ हार्मनी में रह रहा है, हमें बेनिफिट पहुँचा रहा है, तो वो जो है हमें हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। जैसे वो हमें हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन में, गट में हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन में और इम्यूनिटी, बेसिक हमारे लिए क्या है कि इम्यूनिटी में हम हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह से वो हमारे लिए बेनिफिशियल साबित होंगे, हमारे लिए एक अच्छा होस्ट साबित होंगे। नेक्स्ट वो हमें बताता है फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और द इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए फ्लूइड क्या चीज़ है। तो फ्लूइड है वाटर सोल्यूशन, इट्स द वाटर सोल्यूशन ऑफ द आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस। अब ये जो फ्लूइड है हमारी बॉडी में, इसकी परसेंटेज हमारे पास है 50 to 70% बताते हैं, ऑलमोस्ट 60% है। तो ये 60% के अगर आप 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करो, तो इसमें जो 2 हिस्से हैं वो आपके इंट्रासेलुलर फ्लूइड के हैं, और जो बाकी एक रिमेनिंग हिस्सा है दैट इज़ द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स क्या चीज़ है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड जब आपने पढ़ा तो हमको पता चला इंट्रासेलुलर विद इन द सेल। तो ये जो फ्लूइड होगा ये विद इन द सेल होगा, और सेल हमारी बॉडी में कितने ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स आते हैं, तो इसलिए जो है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो इज़ मोर देन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। उसी तरह जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो होता है आउटसाइड द सेल। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड को बस आपने यहाँ पढ़ा कि सेल के अंदर है, और इस कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, बस उसकी बात है। आगे जितना भी आपका काम होगा इट इज़ डन बाय द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है यही वो फ्लूइड है जो हमारी बॉडी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, कंस्टेंट मोशन में रहता है बिटवीन द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी, और बिटवीन द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी एंड द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसिस जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेसिस है, वहाँ पर जो फ्लूइड एक्सचेंज होता रहता है कॉन्टीन्यूसली, दैट इज़ योर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बॉडी में कांस्टेंट मोशन में है, तो इस बेस पर हम इसको बोलते हैं इट इज़ फॉर्मिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। जो इंट्रासेलुलर जो था वो तो सेल में था, वो लॉक हो गया वहाँ पर, लेकिन बॉडी पूरी बॉडी में जो मूव कर रहा है, जो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को बना रहा है, तो दैट इज़ डन बाय द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि आपकी बॉडी के पास न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को मूव कर रहा है, एक्सक्रीट करने में हेल्प कर रहा है, तो दैट इज ऑल डन बाय द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को हम इसी बेस पर कहते हैं इट्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, इट्स आल्सो कॉल्ड द मिलियो इंटीरियर। तो नेक्स्ट हमें वो बताता है जो डिफरेंस बिटवीन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सबसे पहला डिफरेंस तो है आयंस का। जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें आपके पास सोडियम, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें आपके पास है सोडियम आइंस की फॉर्म में, देन आपके पास है क्लोराइड, और देन देयर आर द बाइकार्बोनेट आइंस। लेकिन जो आपका इंट्रासेलुलर फ्लूइड है उसमें आपके पास जो है दैट इज द पोटाशियम, इट्स द मैग्नीशियम एंड द फॉस्फेट आइंस। पहला डिफरेंस हो गया आइंस का। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, जो आपके सेल की न्यूट्रिएंट्स है, आपकी सेल की न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, दे आर द अमीनो एसिड्स, दे आर द फैटी एसिड्स, इट्स द ऑक्सीजन, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो आपके सेल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर हैं। इसके अलावा जो आपकी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन एनी केमिकल मैकेनिज्म इज द CO2। तो इन सब को भी कौन मूव कर रहा है, दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। अब ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और द इंट्रासेलुलर फ्लूइड की जो में जो रिस्पेक्टिव आइंस हैं, जैसे सोडियम है उसने एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में रहना है और पोटाशियम ने रहना है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, तो ये किस तरह से मेंटेन है, तो उसके लिए भी कुछ स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर ट्रांसपोर्टिंग दीज सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमें वो बता रहा है, बात कर रहा है होम्योस्टेसिस की। तो होम्योस्टेसिस क्या है, मेंटेनेंस ऑफ नियरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। अब ये जो कांस्टेंट नियरली कांस्टेंट जो है ये एक नैरो रेंज है। इस नैरो रेंज के अंदर आपकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको इस नैरो रेंज के अंदर लॉक कर दिया जाता है, या इससे ज़्यादा, इस नैरो रेंज से ज़्यादा भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और इस नैरो रेंज से कम वैल्यू भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो वो हम देखते हैं किस तरह से आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में आपके नियरली कांस्टेंट वैल्यूज़ को मेंटेन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है,
अभी आपकी जो होम्योस्टेसिस की जो इंटरनल इन्वायरमेंट है नियरली कांस्टेंट, तो ये नियरली कांस्टेंट कैसे रहेंगी, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म्स हैं, कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स क्या हैं, आपकी बॉडी के जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से हैं आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स, किडनीज आ गई, देयर इज़ द हार्ट, देयर इज़ द GIT। तो ये सारे ऑर्गन्स जब इंटर कोऑर्डिनेटेड मैनर से आपस में वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे, तो इस तरह से ये होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो लंग्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लेके आना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना। उसी तरह किडनीज का काम क्या है, आयन कंसनट्रेशंस को मेंटेन करना। उसी तरह आपकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है उसका काम क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करना। तो इस तरह से रिमूवल, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन इज़ देयर, तो दीज आर डन बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। तो इसी तरह से आपका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन रहता है, नियरली कांस्टेंट वैल्यूज़ को मेंटेन रखते हैं। अब ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये कुछ जो है वो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स उनके लिए कुछ नैरो रेंजेस हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर हम आपके हाइड्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ये बॉडी में इसकी जो है वैल्यू है दैट इज़ द 5 नैनोमोल। अब 5 नैनोमोल से लेस दैन हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन 5 नैनोमोल से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए अगेन जो है वो ये नुकसान देगा। उसी तरह जो सोडियम आयन कंसनट्रेशन है वो भी एक टाइटली नैरो रेंज में उसको मेंटेन रखते हैं, फ्यू मिली मोल्स पर लीटर में हमने उसको मेंटेन रखना होता है। तो ये कैसे, किस तरह से ये मेंटेन है, तो दीज आर ऑल डन बाय वेरी पावरफुल कंट्रोल सिस्टम। अब ये जो पावरफुल कंट्रोल सिस्टम्स कौन है, आपका नर्वस सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम, इसके अलावा आपके जो लोकल कंट्रोल सेंटर्स हैं, ये सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर से जब फंक्शन करेंगे तो आपका ये जो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो होम्योस्टेसिस अगर वहाँ पर हो रहा है, होम्योस्टेसिस नियरली कांस्टेंट कंडीशंस मेंटेन है, तो देयर इज़ द साइन ऑफ द गुड हेल्थ। नेक्स्ट हमारे पास वो बताता है डिजीज़ के केस में होम्योस्टेसिस के साथ क्या होता है। तो डिजीज़ क्या है, अल्ट्रेशन आ गई हमारे पास, नॉर्मल फंक्शनिंग से हमारे पास अल्ट्रेशन आ गई डिजीज़ के केस में। तो वहाँ पर क्या होगा, जो नियरली कांस्टेंट कंडीशंस हैं उनको मेंटेन रखना मुश्किल होगा, लेकिन वहाँ पर है कंपनसेशन। जो हमारी होम्योस्टेसिस मैकेनिज़म्स हैं उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि कोई भी अल्ट्रेशन आ जाए, कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाए तो उसको कंपनसेट करने की एबिलिटी उनमें है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे अब कोई भी ऐसा पैथोजन आया, उसने हमारी किडनी को इनेबल कर दिया, उसने उसको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो साल्ट और वाटर को रिमूव कर सके। तो साल्ट और वाटर ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो है BP ब्लड प्रेशर जो होगा साल्ट और वाटर की वजह से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जो किडनी होगी उसको हेल्प मिलती रहेगी कि वो साल्ट और वाटर को एक्सक्रीट कर ले। तो क्या हुआ, किडनी को इस एबल बनाया गया कि वो साल्ट और वाटर को एक्सक्रीट कर ले, कैसे, हाई ब्लड प्रेशर से। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर अगर लॉन्ग टर्म तक रहे तो ये अगेन नुकसान पहुँचाएगा आपकी किडनी को, तो देयर इज़ द रीनल डैमेज। तो ये जो होम्योस्टेटिक कंपेंसेशंस हैं ये हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, लेकिन एक ख़ास लिमिट तक। उससे अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है तो ये उल्टा हमें नुकसान पहुंचाएगी, हमारे जो है वो ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय, उनको डैमेज करने की कोशिश करेंगी। तो होम्योस्टेटिक कंपेंसेशंस एक ख़ास लिमिट तक बस काम करती हैं। तो जो डिसिप्लिन ऑफ द फिजियो जो इन सबको डील करता है दैट इज़ द पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वो हमें बताता है जो हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड को अब भूल जाएं, वो बस सेल के अंदर पड़ा हुआ है, तो उसका अलग से एक फंक्शन है। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, हमारी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, वो सारे सर्कुलेट किसकी मदद से कर रहे हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड की मदद से। अब ये जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है इसके पास हैं टू ऑप्शंस कौन कौन से हैं। इसके पास पहला ऑप्शन तो ये है, या तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स में क्या सर्कुलेट करता है, ब्लड, तो ब्लड या ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेट करे और वो एक्सचेंज करवाए न्यूट्रिएंट्स। यहाँ फिर इसके पास ऑप्शन है कैपिलरी वाल्स, जो कि इंटरसेलुलर स्पेसिस में इंटरसेलुलर स्पेसिस भी बनाती हैं, तो वहाँ पर ये मूव करें। तो ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड का ऐसा पोर्शन जो कि ब्लड के अंदर मूव करता है, तो इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। और इसका ऐसा पार्ट जो कि कैपिलरी वाल्स इंट्रासेलुलर स्पेसिस में होगा, तो इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये आपने याद रखना है, जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है वो प्लाज्मा भी है और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है। प्लाज्मा किस केस में होगा, जब ये ब्लड में होगा, जब ये ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करेगा। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड कब होगा, कैपिलरी लेवल्स पर, कैपिलरी वाल्स में जब ये डिफ्यूज़ कर रहा होगा, इंटरसेलुलर स्पेसिस में जब ये एक्सचेंज करवाएगा न्यूट्रिएंट्स, तो तब हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड।
नेक्स्ट हमें वो बताता है हमारी बॉडी में जितने भी ब्लड है, ब्लड ने क्या करना होता है, पूरा चक्कर एक कंप्लीट करना होता है, उसने लंग से, हार्ट, पंपिंग से ऑल द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी के पास जाना होता है। तो ये जो इसका एक पूरा चक्कर है ये बॉडी में कंप्लीट होता है 1 मिनट में एक दफ़ा जब आप रेस्ट में होते हो, लेकिन 6 टाइम्स ये होता है जब आप किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो। तो अब ये जो है आपका ब्लड जैसे ही पास कर रहा है बिगर लेवल से स्मॉलर लेवल पर आएगा। स्मॉलर लेवल क्या है आपकी बॉडी में, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में ये किस तरह से एक्सचेंज होता रहता है विद द प्रोसेस ऑफ द डिफिजन। और आपका ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये कैपिलरी लेवल पर एक्सचेंज करवाता है न्यूट्रिएंट्स बिटवीन योर प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये आपने याद रखना है कि प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कब होता है, एट द कैपिलरी वॉल। एट द कैपिलरी लेवल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में करवाता है न्यूट्रिएंट्स की एक्सचेंज। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली एक्सचेंज किस तरह से होते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफिजन। अब ये जो डिफिजन का प्रोसेस है, डिफिजन कहाँ पर होगी, जहाँ पर एक हमारे पास परमिएबल वॉल होगी। तो जो हमारी कैपिलरी वॉल्स हैं दे आर परमिएबल, दे आर ओनली 1 सेल थिक। तो मोस्ट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस वॉल से इजीली मूव कर जाते हैं, एक्सेप्ट आपके जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दे आर समवट बिगर, तो ये पास नहीं कर सकते। अदरवाइज जितने भी आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे कैन इजीली पास। तो प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन के लिए भी हमारे पास एक कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने डिफ्यूज़ करके जाना है वो कांस्टेंट मोशन में रहें, वो कांस्टेंट काइनेटिक मोशन में रहें। तो इसके लिए जो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, और इस तरह से डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सेल्स में न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करवाता रहता है। इसके अलावा जो हमारी कैपिलरी वॉल्स हैं, कैपिलरी से जो सेल अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी एक सेल का डिस्टेंस है तो वो है 5 माइक्रोमीटर, इससे ज़्यादा किसी का भी नहीं है। तो 5 माइक्रोमीटर एक वेरी छोटा डिस्टेंस है, तो न्यूट्रिएंट्स के लिए ये बहुत ईजी है कि वो ईजिली डिफ्यूज़ करके उस सेल तक पहुँच जाए। तो इस तरह से हमारे हर सेल को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है कॉन्टीन्यूसली मिक्स होता रहता है बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस तरह से मेंटेन है होमोजेनिटी ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड थ्रू आउट द बॉडी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, हमने कहा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लेके आया न्यूट्रिएंट्स, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेके आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ कहाँ से हैं, ओरिजिन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, दैट इज़ ऑक्सीजन, और हमारे लिए अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हमारा सबसे पहला जो बेसिक एंड द मोस्ट रिक्वायर्ड हमारा न्यूट्रिएंट है दैट इज़ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा, लंग्स के पास। तो लंग्स का जो सिस्टम है दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमारा, तो अब हम पढ़ने लगे हैं ओरिजिन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। हमें पता चल गया कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही वो फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी में एक होमोजेनिटी को मेंटेन रखे हुए है। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आते कहाँ से हैं। तो हमारे लिए जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर द बॉडी वो क्या है, ऑक्सीजन है, हमारे अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड द कार्बोहाइड्रेट्स आदि है। तो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन एक न्यूट्रिएंट है उसकी बात करें तो वो कहाँ पर आएगा, लंग्स के पास। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन एंटर होता है और एक्सपायरेशन में जो है वो CO2 रिमूव हो जाता है। तो ये सारा ऑल डन बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब भी हमारा ब्लड जो है लंग्स में से पास करेगा तो वहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजन को पिक कर लेगा। ऑक्सीजन को पिक करने के बाद कहाँ से पिक करेगा, लंग से, लंग के एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई उसका फंक्शनल यूनिट ऑफ द एल्वियोलाई, तो स्मॉलर लेवल से वो उसको पिक करेगा। अब ये किस तरह से आएगा, डिफिजन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफिजन इन द ब्लड। डिफिजन से आ जाएगा ब्लड के अंदर। अब ये डिफिजन होती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है इट इज़ बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ल्यूमेन ऑफ कैपिलरी, और ये लंग में है तो इसको बोलेंगे पल्मोनरी कैपिलरी। तो और ये जो मेम्ब्रेन है इट्स ओनली 0.4 to
2 माइक्रोमीटर थिक, तो बहुत ही स्मॉलर थिकनेस है। तो इस स्मॉलर थिकनेस की वजह से जो ऑक्सीजन है वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली डिफ्यूज़ करके ब्लड में जो है एंटर हो जाता है। तो इस तरह ऑक्सीजन आ गया। और हमारे जो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। तो वो कहाँ पर जाता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, जीआईटी में। वहाँ से क्या होती है इसकी एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद जब वहाँ से ब्लड पास करेगा तो इन सब न्यूट्रिएंट्स को पिक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यूँ हमारे पास अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास वो बताता है लिवर एंड अदर ऑर्गन्स। अब जो लीवर है, लीवर का काम क्या है? इसके बहुत से फंक्शंस है बॉडी में, लेकिन यहाँ पर वो बताता है ये जो उसने न्यूट्रिएंट्स पिक किए, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उन अब ये इस कैपेबल नहीं है कि वो डायरेक्टली बॉडी में यूज़ हो जाए। इनको चाहिए केमिकल मॉडिफिकेशंस। तो ये जो केमिकली मॉडिफाइड होते हैं दे आर डन बाय द लीवर। लीवर के अलावा जो ये केमिकल मॉडिफिकेशंस करते हैं दैट आर योर फैट सेल्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा, किडनी एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये सारे ऐसी सेक्रेशंस करते हैं कि एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और दे कैन इजीली बी यूज्ड बाय द बॉडी। इसके अलावा जो लीवर है हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, रिमूवल एंड द एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन में भी ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें वो बताता है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। तो जो हमारा मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है इट इज़ ऑल इन्वॉल्व इन द मोबिलिटी एंड द मोटिलिटी। इसके अलावा वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और मूवमेंट में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिमूवल। अब ये जो हमने जितने भी न्यूट्रिएंट्स देखे, न्यूट्रिएंट्स तो आ गए, अब रिमूव कैसे हो रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड सबसे पहले हमारे पास जो रिमूवल ऑफ द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है दैट इज़ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा लंग्स में ऑक्सीजन एंटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाता है। तो कहाँ पर होगा? एट द लेवल ऑफ द एल्वियोलाई। तो वहाँ से रिस्पिरेटरी मूवमेंट से क्या होगा? CO2 जो है वो रिमूव हो जाएगा। और CO2 जो है इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन एनी केमिकल मैकेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट वेस्ट प्रोडक्ट इन द मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा जो हमारी किडनीज़ हैं, तो किडनीज़ ने क्या एक्सक्रीट करना होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, इवन जो है अदर आयंस प्लस वाटर भी जब एक्सेस अमाउंट में होगा तो वो हो जाता है रिमूव। किस तरह से वो रिमूव करता है? हमारी किडनीज़ के अंदर जब ब्लड पास करता है तो ब्लड में क्या है? प्लाज्मा। ये किसकी फॉर्म है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की। तो प्लाज्मा जब यहाँ से पास करेगा तो इसकी फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के पास हमारे पास क्या है? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज को, जो कि वुमेन्स कैप्सूल में होती है, वहाँ से ये एंटर करती हैं आगे PCT DCT में मूव करके, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन अंदर ये एब्जॉर्प्शन होती है। तो जब ये प्लाज्मा यहाँ से फिल्टर होकर जा रहा होता है, फिल्ट्रेशन में जो हमारे पास रेसिड्यू बचता है दैट इज़ यूरिया, यूरिक एसिड, ये रिमूव हो जाते हैं। इसके अलावा अगेन प्लाज्मा में जो इम्पॉर्टेंट एंड द यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जैसे फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, दे आर अगेन रीअब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इस तरह से हेल्प कर दिया है, वेस्टफुल प्रोडक्ट्स को फीसेस के थ्रू रिमूव कर देती है। उसी तरह जो लीवर है इंजेस्टेड ड्रग्स इन द केमिकल्स को डिटॉक्सीफाई करता है और रिमूव कर देता है, रिमूवल इनटू द बाइल एंड इवेंचुअली एलिमिनेटेड इनटू द फेसेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये सारी रिमूवल एंड एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो इन सब बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल किस तरह से किया जा रहा है? तो दे आर कंट्रोल्ड बाय 2 सिस्टम्स। एक तो हमारे पास मेजर हमारा सिस्टम है दैट इज़ द नर्वस सिस्टम, और इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है दैट इज़ द हार्मोनल सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है वो सारे हमारी मस्क्यूलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है, सेक्रेटरी और मस्क्यूलर और सेक्रेटरी, इन सब एक्टिविटीज़ को कौन कौन कंट्रोल करते हैं? नर्वस सिस्टम। आगे जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसके भी 3 पार्ट्स हैं, एक सेंसरी पार्ट और एक मोटर पार्ट, और इन दोनों को जो इंटीग्रेट करता है दैट इज़ द CNS, या फिर हम उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिव पार्ट।
तो सेंसरी का काम क्या है, स्टेट ऑफ द बॉडी को डिटेक्ट करना, उसकी सराउंडिंग में देखना क्या चल रहा है, तो इन सब को डिटेक्ट करना। और सीएनएस जो भी सेंसेशंस लेके आ रहे हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स, वो इनको इंटीग्रेट करता है और रिस्पांस पहुंचा देता है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। तो मोटर न्यूरॉन्स भी रिस्पांस कौन सा लेके आएंगे, अकॉर्डिंग टू वंस डिज़ायर्स के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पांस लेके आएंगे। तो इस तरह से आपका नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। इसके अलावा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेट और उनको कंट्रोल करता है। एंड इट एक्ट्स एट द लेवल, ऑपरेट्स एट द सबकॉन्शियस लेवल। नेक्स्ट हमारे पास कुछ हार्मोन्स का वो बता रहा है। तो हमारी बॉडी में जो मेजर हार्मोन्स हैं दैट आर 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर देयर। तो ये जो 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, दे रेगुलेट करते हैं डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस को। किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं, ये जो हार्मोन्स की ये जो सिक्रीशंस हैं, ये सिक्रीशंस कहाँ पर होती हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बॉडी में कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये पहुँच कर हेल्प करता है टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। जैसे थायराइड हार्मोन की अगर हम बात करें तो वो हमें हेल्प करता है इंक्रीज द रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स। उसी तरह इंसुलिन है तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को करवाता है। एंड द एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर देयर, जो कि हमें सोडियम, आयरन, पोटाशियम एंड द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी की बात करेंगे, जो कि हमें बता रहा है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी इज़ डन बाय 2 सिस्टम, दैट इज़ द इम्यून सिस्टम एंड द इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इसके अलावा वो रिप्रोडक्शन को भी ऐड कर रहा है। तो रिप्रोडक्शन को हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प कर ले, बल्कि वो हमें पॉपुलेशन लेवल पर हेल्प करता है। जैसे अगर तो रिप्रोडक्शन वहाँ पर नहीं है तो पॉपुलेशन लेवल डिक्रीज़ कर रहा है, तो जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं सारी केमिकल मैकेनिज्म, वो सिस्टम ही हमारे पास नहीं होगा। तो उसको कंटिन्यूटी एंड द मेंटेनेंस, उसकी तो ऑटोमेटिसिटी, वो सारा कुछ कंट्रोल करता है, दैट इज़ द रिप्रोडक्शन। इसके अलावा जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमें पता है जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम के अंदर हमारे पास हैं वाइट ब्लड सेल्स, देयर आर द टिश्यू सेल्स, देयर आर द लिम्फोसाइट्स, बेसिकली दीज आर द वाइट ब्लड सेल्स। इसके अलावा हमारे पास है थाइमस, लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेजल्स। तो ये सारे आपस में कोऑर्डिनेशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम पैथोजेंस। तो जो पैथोजेंस हैं वो आपके लिए क्या हैं, इट्स अ वायरस, इट्स बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड एनी फंजाई। और ये ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, बेसिकली ये किस तरह से काम करता है, 2 तरीक़ों से काम करता है। एक तो हमें ये हेल्प करता है, WBC को हेल्प करता है कि ये बॉडी के जो सेल्स हैं उसको डिस्टिंग्विश करे, ये ना हो कि जाके वो बॉडी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर दे। तो वो कहता है डिस्टिंग्विश ओन सेल्स फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो ये इस तरह से हेल्प करता है। और इसके अलावा सेंसिटाइज्ड लिम्फोसाइट्स बनाता है। यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स हमारे पास क्या हैं, एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ को डिस्ट्रॉय और यहाँ पर उनको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज़ ऑल डन बाय द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम इज़ ऑल अबाउट द स्किन एंड इट्स अपेंडेजेस। स्किन में क्या है, हमारे पास हेयर है, नेल्स हैं, ग्लैंड्स। अब ये ग्लैंड्स कौन कौन से हैं स्किन के अंदर, इट्स द सेबेशियस ग्लैंड एंड द स्वेट ग्लैंड्स। तो ये सारे इंटर कोऑर्डिनेटेड मैनर से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। तो इसके अलावा वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में भी हमें हेल्प करता है। और इसका अगर हम परसेंटेज देखें पूरी बॉडी वेट में, तो 12 to 15% जो है वो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑन द स्किन। तो इसके अलावा वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड टेम्परेचर रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट में भी हमें हेल्प करता है। और इसका अगर हम परसेंटेज देखें पूरी बॉडी वेट में, तो 12 to 15% जो है वो इट इज़ कंप्राइज्ड ऑन द स्किन। कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी में, वो डिफरेंट लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है सेलुलर लेवल, फिर हमारे पास ऑर्गन लेवल, और दैन जो है वो
इंडिविजुअल लेवल। तो सेलुलर लेवल पर जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ द जेनेटिक कंट्रोल सिस्टम। उसी तरह ऑर्गन्स आर कंट्रोल, और ये सारे ऑर्गन्स जब आपस में इंटर रिलेटेड मैनर से एक्ट करेंगे तो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास आ जाता है इंडिविजुअल लेवल पर। इसकी कुछ एग्जांपल्स वो यहाँ पर बता रहा है, कंट्रोल एग्जांपल्स ऑफ द कंट्रोल मैकेनिज्म्स। तो कंट्रोल मैकेनिज्म्स में सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में किस तरह से मेंटेन्ड है, किस तरह से उनको रेगुलेट कर दिया जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो लंग्स हैं, लंग्स में जब ब्लड आएगा तो ब्लड पिक कर लेता है किसको, ऑक्सीजन को, ये हमने पढ़ लिया। लेकिन किस तरह से पिक करता है ब्लड में, ऐसा क्या है कि ऑक्सीजन उसमें कंबाइन हो जाता है। तो बेसिकली जो हमारा ब्लड है इसमें आरबीसीज़ हैं, और आरबीसीज़ में हमारे पास है एचबी। तो एचबी, ये सारा ब्लड जब लंग से गुजरेगा तो ये एचबी के पास से ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रखता है। तो जैसे ही वो ऑक्सीजन से कंबाइन कर देगा तो इस तरह से ऑक्सीजन कंबाइन करके हीमोग्लोबिन के साथ ब्लड के थ्रू हमारे डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी में मूव कर जाएगा। अब ये जो ब्लड है जब लंग से होकर आ रहा है तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से मूव करेगा। ऐसे पार्ट्स में भी मूव करेगा जहाँ पर ऑलरेडी हायर O2 है, और ऐसे पार्ट्स से भी मूव करेगा जहाँ पर लोअर O2 है। तो जहाँ पर हायर O2 है वहाँ पर जो HB होगा वो उसको ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जहाँ पर लोअर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन है तो उसको अगेन स्टेबलाइज करने के लिए, उसको अगेन इक्विलिब्रियम में लाने के लिए HB जो होगा वो उसको ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, और यूँ वहाँ पर सफिशेंट ऑक्सीजन हो जाएगा। और मोर देन सफिशेंट जो ऑक्सीजन होगा अगेन वो HB के साथ ही रहेगा और यूँ ये पूरी बॉडी में मूव करता जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन बफरिंग फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये था हमारे पास ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन इस तरह से हमारी बॉडी में रेगुलेट हो रही है उसकी कंसनट्रेशन। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक डिफरेंट मैकेनिज्म है हमारे पास। कार्बन डाइऑक्साइड जितने भी हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हैं उनका सबसे अबंडेंट वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन जो है आपके पास ज़्यादा होती जाती है, अगर तो ये मोर देन रिक्वायर्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो ये क्या करेगी, जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रही थी, जिस रिएक्शन से ये प्रोड्यूस हो रही थी उसको ही वो सीज़ कर देगी। लेकिन होता क्या है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मोर देन द नॉर्मल लेवल से हायर हो जाती है तो क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्साइट कर देते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक्साइट होने से क्या होगा, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन के जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो जैसे ही एक्सपायरेशन का जो रेट है वो ज़्यादा हो रहा है, रेट ऑफ एक्सपायरेशन इंक्रीजेज, तो उतनी ही तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से जो है वो बाहर मूव कर दिया जाता है। सो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रेगुलेशन हमारी बॉडी में होती हैं। इसी तरह हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म जो वो डिस्कस कर रहा है दैट इज़ द रेगुलेशन ऑफ द आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। तो जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, वैसे तो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को बहुत से कंट्रोल सिस्टम जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको मेनटेन कर रहे हैं, उसको रेगुलेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिसने डिस्कस किया दैट इज़ द बैरो रिसेप्टर सिस्टम। अब ये बैरो रिसेप्टर सिस्टम क्या है, इट इज़ द सिस्टम ऑफ बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स कैसे रिसेप्टर्स हैं, दीज आर द मैकेनो रिसेप्टर्स। ये मैकेनो रिसेप्टर्स प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं। अब प्रेशर कब होगा, प्रेशर आर्टरीज़ पर, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ना, इट मींस आर्टरीज़ में जो प्रेशर है उसको वो कंट्रोल कर रहा है। तो प्रेशर कब होगा, जब हायर आर्टीरियल ब्लड प्रेशर होगा। हायर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो बायोरिसेप्टर्स होते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं। ये एक्टिव होने के बाद क्या करते हैं, अब हमारा गोल क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर को उसकी नॉर्मल वैल्यू पर लेकर आना। तो इसको हम नॉर्मल कैसे लेकर आएंगे, जो बायोरिसेप्टर्स होंगे जब हाई ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेंगे ये मेडुला ऑफ द ब्रेन को सिग्नल्स देंगे कि आपका जो हार्ट है उसकी पंपिंग को कम कर दे, सो दैट जो ब्लड प्रेशर है, हायर ब्लड प्रेशर है वो भी कम हो जाए। तो हार्ट की पंपिंग को कम करने के लिए बैरोरिसेप्टर्स मेडुला ऑफ द ब्रेन को सिग्नल्स देंगे। वो नेक्स्ट वेजोमोटर सेंटर जो कि इम्पल्स पर इम्पल्स भेज रहा है हार्ट की इंक्रीज्ड पंपिंग के लिए, तो वहाँ पर क्या कर देगा, इम्पल्स
नेक्स्ट हमें वो मैकेनिज्म बता रहा है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज़ करने के लिए। तो जैसे ही हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है तो उसको कैसे नॉर्मलाइज़ किया जाता है। अगर तो वो डिक्रीज़ होता है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर तो उसको अगेन से कैसे नॉर्मल कर दिया जाता है। तो वो कहता है कि हमारी बॉडी में वैसे तो वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो कि इसको नॉर्मल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो सिस्टम बता रहा है दैट इज़ द बैरोरिसेप्टर सिस्टम। अब ये जो बैरोरिसेप्टर सिस्टम है इट इज़ द सिस्टम ऑफ बैरोरिसेप्टर्स, और बैरोरिसेप्टर्स अगेन हमारे पास क्या हैं, मैकेनोरिसेप्टर्स। अब ये मैकेनोरिसेप्टर्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर दिए कहाँ पर, आर्टरीज़ में। आर्टेरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा तो बैरोरिसेप्टर्स होंगे जो कि इसको नॉर्मलाइज़ करेंगे। वो किस तरह से नॉर्मलाइज़ करते हैं, आर्टेरियल अगर हमारे पास एक केस है हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। अब ये हाई आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कब होगा, जब हार्ट जो है मोर पंपिंग करेगा, मोर तेज़ी से पंपिंग करेगा। तो जैसे ही ये मोर तेज़ी से पंपिंग कर रहा है, ये मोर तेज़ी से पंपिंग कौन से सिस्टम के थ्रू करता है, जहाँ से इसको इम्पल्सेस मिलती हैं, दैट इज़ योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन टर्न कौन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज़ द वेसोमोटर सिस्टम, और उसका सेंटर कहाँ पर है, मेडुला में। तो जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर होगा, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से क्या होगा, ये जो आपके बैरोरिसेप्टर्स हैं ये सिग्नल्स दे के आएंगे आपका जो सेंटर है मेडुला वहाँ पर। अब मेडुला क्या करेगा, वेसोमीटर सेंटर में जो इम्पल्सेस हैं हाई रेट ऑफ द हार्ट पंप की, उसको कर देगा डैमेज थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जैसे ही ये कम इम्पल्सेस होंगी तो हार्ट पंप कम रेट पर करेगा, स्लोली हार्ट पंप करेगा। तो इसके स्लोली हार्ट पंप की वजह से क्या होगा, आपका जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर देगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा बैरोरिसेप्टर सिस्टम काम करता है। उसी तरह इसके रिवर्स हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर जो था हाई ब्लड प्रेशर, उसी तरह हमारे पास है लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। तो अगेन लो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर से क्या होगा, बैरोरिसेप्टर्स अगेन एक्टिवेट हो जाएंगे, वो मेडुला को सिग्नल्स देंगे कि वो वेजो मोटर सेंटर को एक्टिवेट कर दें। तो इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा, मोर इम्पल्सेस सेंड होगी टू द हार्ट, और हार्ट जो है वो मोर तेज़ी से पंपिंग करेगा। तो इसकी मोर तेज़ी से पंपिंग करेगा तो क्या होगा, जो लो ब्लड प्रेशर था वो अगेन इंक्रीज़ हो जाएगा, और इतना इंक्रीज़ होगा कि वो अपनी नॉर्मल वैल्यू पर आ जाएगा। और ये वेसोमीटर सेंटर थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को सिग्नल्स देता है। तो जब हमारा हार्ट मोर पंप कर रहा है तो वहाँ पर एक और होता है दैट इज़ अ वैसोकंस्ट्रिक्शन। एक तो हार्ट की हाई पंप की वजह से जो है लो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, उसी तरह वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से आर्टेरियल जो है वो लो एरिया प्रोवाइड कर रही हैं आपकी ब्लड को, तो वहाँ पर अगेन प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर देगा। तो यहाँ पर भी सेम है, हार्ट हाई था ना, हाई रेट पर पंप कर रहा था तो वो लो रेट पर पंप करेगा। इसके अलावा जो दूसरा इसकी पास है दैट इज़ अ वैसोडायलेशन। तो वैसोडायलेशन में मोर एरिया इसको मिल रहा है, तो मोर एरिया हो जहाँ पर ज़्यादा हो तो वहाँ पर प्रेशर अगेन कम हो जाता है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हमारे पास वो बताते हैं नॉर्मल रेंजेस जो हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स की विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उनको नैरो रेंज में रखना बहुत ही लाजमी है। अगर तो इस नैरो रेंज से अबव भी हो जाए या वो बिलो भी हो जाए तो वो हमारे पास एबनॉर्मलिटी काज कर देते हैं। तो जो एबनॉर्मलिटी है वो अल्टीमेटली लेट्स टू डेथ। तो हम ये देखते हैं कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी विद इन द नैरो रेंज मेंटेनेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा अगर वो मेंटेन ना हो तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम आपके बॉडी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। वी नो बॉडी टेम्परेचर हमारा नॉर्मल है दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। अब इस 37 डिग्री सेल्सियस में अगर हम +7 का भी इंक्रीज़ हो जाए तो इससे क्या होगा, हमारी इंक्रीज्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। तो इंक्रीज सेलुलर मेटाबॉलिज्म का से क्या होगा, सेल जो है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे, तो विच अगेन काज द कॉन्सिक्वेंसेस। इसी तरह हमारे पास एक वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास वैल्यू दैट इज़ द 7.4 pH ऑफ द ब्लड। तो इस 7.4 pH ऑफ ब्लड में आइदर साइड में 7.4 से अगर 0.5 भी ज़्यादा हो रही है या फिर 0.5 भी कम हो रही है तो ये हमारे लिए लीथल चेंजेस काज कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ ऑफ द पोटाशियम आइंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिक्रीज से क्या होगा, ये हमारे लिए पैरालिसिस काज कर देगा,
और इंक्रीज से क्या होगा, ये हार्ट मसल्स को डिप्रेस कर देगा। उसी तरह कैल्शियम, तो कैल्शियम अगर तो कर रहा है डिक्रीज, तो इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, टिटैनिक कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स। इसके अलावा अगर तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन भी है जो डिक्रीज कर रही है, तो वो एक्सट्रीम मेंटल instability and the convenience cause करेगा। So that was all about the normal ranges within the body. तो नेक्स्ट हम देखने लगे हैं आपके कंट्रोल सिस्टम्स। तो कंट्रोल सिस्टम हमारी बॉडी में जो मोस्टली ऑपरेट करते हैं, दे ऑपरेट बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज आल्सो देयर। तो सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को देखते हैं। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, दीज आर एक्चुअली द सीरीज ऑफ चेंजेस दैट रिटर्न द फैक्टर टू इट्स मीन वैल्यू। तो मीन वैल्यू उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर CO2 की कंसंट्रेशन होगी है ज़्यादा, तो CO2 की कंसंट्रेशन मोर देन नॉर्मल हो गई है, तो उसको अगेन से नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्साइट हो जाता है। इसके एक्साइट होने से क्या होता है, आपका रेट ऑफ एक्सपायरेशन ज़्यादा हो जाता है। उससे क्या होगा, CO2 जो होगा वो बॉडी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो इस तरह इसके एक्सपायरेशन के रिज़ल्ट में क्या होगा, CO2 जो है वो कम हो गई। पहले CO2 ज़्यादा था, तो CO2 जो ज़्यादा हुआ उसी ने आगे स्टिमुलेशंस भेजी कि इसको कम कर दिया जाए। तो पहले ज़्यादा हुआ, फिर आगे कुछ ऐसे चेंजेस प्रोड्यूस हुए कि जिसने इसको कम कर दिया। तो ये सारे सीरीज़ ऑफ द चेंजेस जिन्होंने रिएक्ट किया कि ये एक फैक्टर CO2 का ये नॉर्मल हो जाए, स्टेबलाइज हो जाए। तो इस तरह की मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। उसी तरह हमारे पास आर्टेरियल ब्लड प्रेशर में भी यही होता है। जब हायर हमारे पास आर्टेरियल ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो वो फिर स्टिमुलस भेजता है कहाँ पर, मेडुला पर। तो नेक्स्ट इम्पल्सेस जाती हैं आपके वेजोमीटर सेंटर के पास, और वो थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को इम्पल्सेस कम कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। तो इसकी पंपिंग कम होने की वजह से जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है वो लो ब्लड प्रेशर में चेंज हो जाता है, विच इज़ एक्चुअली द नॉर्मल में वो आ जाता है। तो इस तरह ये सारे जो कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये सारे हमारे पास किस तरह से रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसी तरह हमारे पास जो है गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम को वो किस तरह से डिस्कस करता है, वो करता है गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो ये जो गेन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम है, ये किसी भी कंट्रोल सिस्टम की डिग्री ऑफ इफ़ेक्टिवनेस बताता है। ये बताता है हमें कि एक सिस्टम जो है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कितना एफिशिएंट है, किस तरह से वो चीज़ों को स्टेबलाइज कर रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पर वो एग्जांपल देता है, कहता है हमारे पास हैं 2 पर्सन्स, पर्सन 1 और हमारे पास है पर्सन 2। अब ये जो पर्सन 1 है, इसके पास बैरो रिसेप्टर्स नहीं है, लेकिन इसके पास है। बैरो रिसेप्टर्स का काम क्या था, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना। अब ये जो पर्सन 1 था, इसमें बैरो रिसेप्टर्स नहीं है। ये इसका पहले BP है 100 मिलीमीटर Hg, और इसका भी 100 मिलीमीटर Hg। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं ये जो पर्सन 1 है, इसको हमने एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद इसका जो ब्लड प्रेशर है दैट इज़ 175 मिलीमीटर Hg। चूँकि इसमें कोई भी कंट्रोल सिस्टम नहीं है, तो ये 100 से डायरेक्ट 175 मिलीमीटर Hg में चला गया। लेकिन यहाँ पर आपका ये ऐसा पर्सन है जिसके पास है बैरो रिसेप्टर, जिसके पास है एक कंट्रोल सिस्टम। तो यहाँ से क्या होगा, इसका 100 मिलीमीटर Hg से जो ब्लड प्रेशर हुआ इंक्रीज तब भी हो रहा है, लेकिन 125 मिलीमीटर Hg से। तो दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, एक था 175 और एक 125। विदाउट कितना है 175। तो एक कंट्रोल सिस्टम आया, उसने 175 के बजाय इंक्रीज तब भी हो रहा है, लेकिन एक हद तक हो रहा है इंक्रीज, दैट इज़ द 125। तो दोनों में डिफरेंस जो है दैट इज़ ऑफ द -50। तो ये जो -50 का जो डिफरेंस है, इसको हम बोलते हैं करेक्शन।
करेक्शन फैक्टर, लेकिन यू कैन सी दैट 100 मिली होना तो यूँ चाहिए था। कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, तो 100 मिलीमीटर Hg हमारे पास से पहले ब्लड प्रेशर है, तो ट्रांसफ्यूजन के बाद भी इसको 100 ही रहना चाहिए, तो वो 125 पर क्यों चला गया? तो दैट इज़ एक्चुअली कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। स्टिल यहाँ पर 25 का एरर आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये एरर है कंट्रोल सिस्टम की प्रेजेंस में, स्टिल हमारे पास एरर है। तो गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? करेक्शन और एरर। तो करेक्शन हमारे पास क्या था? -50 का, और एरर हमारे पास क्या है? 25 का। तो ये हमारे पास होगा गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये किसी भी सिस्टम की जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव सिस्टम होगा। जैसे हमारे पास टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है, तो उसका गेन कितना होता है? -33। इट मीन्स जो टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम है हमारा, वो हमारे बैरोरिसेप्टर सिस्टम से मोर इफेक्टिव है। तो इसी तरह यहाँ पर हमें देखा कि 100 से स्टिल 125 तक इंक्रीज़ कर रहा था, तो ये चीज़ हमें बताती है कि कोई भी सिस्टम जो है वो 100% इफेक्टिव नहीं है, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट वो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक की बात करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस होता है वो मोर ऑफ द सेम काज करता है। जैसे हमारे पास लो ब्लड प्रेशर है, तो कुछ ऐसे सीरीज ऑफ द चेंजेस होंगे जो अगेन लो ब्लड प्रेशर काज करेंगे, तो इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, एक पर्सन है, उसमें नॉर्मली 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड पंप हो रहा है, तो यूँ पूरी बॉडी में जा रहा है ब्लड, लेकिन कुछ इंजरी के केस में क्या हुआ, 2 लीटर्स ऑफ द ब्लड निकल गया, पीछे रह गया 3 लीटर्स। अब ये जो 3 लीटर्स है, ये इतना सफिशिएंट नहीं है कि हार्ट उसको पंप करे और पूरी बॉडी में वो पहुँच जाए। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है वो कम होता जाएगा, और हार्ट की पंपिंग रेट है वो भी कम होता जाएगा। तो इसी तरह इवेंचुअली ये पंपिंग और ये हार्ट रेट कम होता जाएगा, तो इससे क्या होगा, हार्ट मज़ीद वीक हो जाएगा, डायमिनिश हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मोर एंड मोर लो ब्लड प्रेशर इज़ देयर, तो इवेंचुअली दिस पॉजिटिव फीडबैक लेड्स टू द डेथ। लेकिन नेक्स्ट वो बताता है, तो लेड्स टू द डेथ जब हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं विशियस साइकिल, पॉजिटिव फीडबैक विशियस साइकिल। लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता। अगर तुम्हारे पास देखें, अगर 2 लीटर्स की बजाय वो 1 लीटर वेस्ट करता अपना ब्लड इंजरी में, तो पीछे स्टिल हमारे पास 4 था, तो वो इस लायक था कि वहाँ पर उसको पूरी बॉडी में पंप कर दिया जाता। तो ये कब होना था? अगर हमारे पास नेगेटिव फीडबैक होती। तो इस तरह वो पॉजिटिव फीडबैक जो है वो आपको डेथ की तरफ ले जाती है, क्योंकि इवेंचुअली जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस होता है उसी तरह के मोर स्टिमुलस आके तो उसी तरह के आगे फर्दर चेंजेस काज करेंगे। लेकिन आपका जो नेगेटिव फीडबैक होगा वो क्या करेगा, जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस होगा उसके रिवर्स लाएगा, देखेगा कि क्या मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा या मुझे फ़ायदा तो नहीं हो रहा। तो इन सबको रखते हुए तो फिर ये जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है आपकी वर्क करती है। तो इसी तरह से नेगेटिव फीडबैक मोर यूज़फुल है। तो हमारी बॉडी के जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स हैं वो थ्रू द नेगेटिव फीडबैक काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू द पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन यूँ नहीं कि पॉजिटिव फीडबैक हमारे के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह है। कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ये यूज़फुल है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में, चाइल्ड बर्थ में, और जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सिस में। तो सबसे पहले हम क्लॉटिंग में देखते हैं। तो जब भी क्लॉटिंग होती है, जहाँ पर इंजरी होगी वहाँ पर हम क्लॉटिंग क्या हो गई, होल हो गया, तो उस होल को कंपनसेट करने के लिए वहाँ पर हमें क्या चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग। तो क्या होगा, वहाँ पर ब्लड आएगा तो वहाँ पर क्लॉट बनेगा। क्लॉट बनने के बाद हमारे क्या होंगे, क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर्स यहाँ पर क्लॉट बना देंगे, लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या करेंगे, क्लॉट बना रहे हैं तो ये जो इसका जो एडजेसेंट ब्लड पड़ा होगा उसको भी ये स्टिमुलस देगा कि तुम भी क्लॉट बनाना शुरू कर दो। तो इस तरह से अब ब्लड है, उसने बात मान ली, यहाँ पर भी उसने क्लॉट बनाना शुरू कर दिया। इस तरह क्लॉट बनाते बनाते मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द क्लॉट्स बन जाएंगे, तो जो हमारे लिए अगेन डिसएडवांटेजेस काज करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास एक कंडीशन देखने को नजर आती है, दैट इज़ द एक्यूट हार्ट अटैक्स। एक्यूट हार्ट अटैक्स में क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर ये बन जाता है, और ये बनता रहता है कि यहाँ तक कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी वो ब्लॉक हो जाती है, और ये एक्यूट हार्ट अटैक्स आपको देखने को मिलते हैं। उसी तरह आपके पास है, उसी तरह चाइल्ड बर्थ में आपके पास क्या होता है, जो सर्विक्स है वो होता है स्ट्रेच। अब उसके स्ट्रेच होने से क्या होता है, वो जैसे मोर एंड मोर स्ट्रेच होगा, वो यूट्राइन जो आपका यूट्रस है उसके मसल्स के थ्रू यूट्रस की बॉडी को मोर सिग्नल सेंड करेगा। उसके मोर सिग्नल सेंड करने से क्या होगा, जो मोर मस्कुलर कंट्रैक्शन होगी, तो इतनी ज़्यादा ये पावरफुल मस्कुलर कंट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती जा रही है यहाँ तक कि बेबी बॉर्न हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारे लिए पॉजिटिव फीडबैक भी हमारे लिए यूज़फुल है। उसी तरह जनरेशन ऑफ द नर्व सिग्नल्स
सेल्स भी जब सोडियम आयंस को स्टिमुलस मिलता है तो वो थ्रू द सोडियम चैनल्स के थ्रू लीक होते रहते हैं। तो इसी तरह से ये लीकेज कंटिन्यू रहती है। इवन जब एक छोटा सा स्टिमुलस आता है तो वहाँ पर क्या होता है, सोडियम आयंस का एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इस तरह जनरेशन ऑफ द नर्व इम्पल्सेस मोर एंड मोर होती रहती है। नेक्स्ट वो हमें बताता है मोर कम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, जैसे फीड फॉरवर्ड एंड एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। तो फीड फॉरवर्ड में क्या होता है, ये जो बेसिकली ये फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, इट इज़ यूज बाय द ब्रेन एंड टू कॉज द रिक्वायर्ड मस्कुलर कंट्रैक्शंस। इसके अलावा जो एडेप्टिव कंट्रोल है तो ये कह लें डिलेड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर तो डिलेड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म तो इसको हम बोलते हैं इट्स द एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट वो कुछ फिजियोलॉजिकल वेरिएबिलिटीज़ की बात करता है। कहता है कि आल्दो हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकली अगर हम देखें तो देयर आर सम अल्ट्रेशंस। जैसे पोटाशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन आयंस को हमने बैलेंस रखा हुआ है, उनको नैरो रेंज में रखा हुआ है, लेकिन अब हर पर्सन का बीपी, उसका कार्डियक पंपिंग, उसका मेटाबॉलिक रेट एक विद इन द डे, एक सिंगल पर्टिकुलर डे में सबका सिमिलर नहीं होगा, सबका वो डिफरेंट होगा। लेकिन जो नैरो रेंजेस हैं वो सबकी ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो ये सब कुछ ये यहाँ पर वो बता रहा है। नेक्स्ट वो समरी में बताता है, तो समरी में सब कुछ वही है। 35 to 40 ट्रिलियन ऑफ द सेल्स आर देयर। इसी तरह होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म्स है। तो होम्योस्टेसिस किस तरह से हमारे पास मेंटेन्ड है, जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक्ट करेंगे तो हर एक अपना हिस्सा डालेगा, तभी हमारे पास एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में सारे काम कर सकेंगे, जिसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे पास होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस में जब अल्ट्रेशंस आ जाती हैं तो वो डिजीज़ के केस में आती हैं, तो वहाँ पर होम्योस्टेटिक कंपनसेशंस होती हैं। तो ये जो डिजीज़ होती हैं ये आके एबनॉर्मेलिटीज़ काज कर देती हैं। तो एबनॉर्मेलिटीज़ हमारे पास डेथ अल्टीमेटली लेड टू द डेथ। लेकिन जो मॉडरेट एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, जो मॉडरेट डिसफंक्शंस होंगे, वो सिकनेस हमें सिक कर देंगे, लेकिन अगर तो एक्सट्रीम लेवल पर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दे अल्टीमेटली लेड टू द डेथ। नो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 1, गाइडेंस चैप्टर 1। अब हम इसकी कुछ समरी देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसने हमें बताए। जल्दी से हम इसको देखेंगे। हमने चैप्टर को गो थ्रू किया तो हमें अब इसको देखने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले वो हमें गूगल ऑफ द फ्यूचर बताता है। कहते हैं ये फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ को करता है एक्सप्लेन। उसी तरह फील्ड है वायरल, बैक्टीरियल एक्सेट्रा, ह्यूमन फिजियो, तो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट वो सेल की बात करता है, तो बेसिक यूनिट लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, केपेबल ऑफ लिविंग, ग्रोइंग एंड द रिप्रोड्यूसिंग। दैन नेक्स्ट आरबीसी का काउंट वो बताता है, तो 25 ट्रिलियन उसने बताया है द मोस्ट अबंडेंट सेल्स विद इन अवर बॉडी। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। नेक्स्ट वो बताता है टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन द बॉडी, दैट इज द 100 ट्रिलियन सेल्स। हमारी बुक में उसने बताया 35 to 40। इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीजन है, तो सेल्स जो है उनका सबका डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन ऑक्सीजन का कार्बोहाइड्रेट पैटर्न द प्रोटीन के साथ रिएक्ट करने का हर सेल का जो तरीका है एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने का वो सबका है सेम। उसी तरह सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है इट इज़ द 60%। अब 60% में वाटर, आयंस एंड अदर सब्सटेंसेस, तो ये सारे मिलकर हमारी बॉडी का बनाते हैं 60% ऑफ द फ्लूइड। अब ये जो 60% ऑफ द फ्लूइड है इट इज़ द इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। जो इंट्रासेलुलर है वो विद इन द सेल्स है, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 1/3 है। 60% में से 1/3 है, तो ये स्पेसिस आउटसाइड द सेल में है। और यही वो फ्लूइड है जो कि बॉडी में कंटिन्यूसली मूव करता है, कंटिन्यूसली मिक्स हो रहा है बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड्स टू द डिवीजन इन द कैपिलरी वॉल्स। नेक्स्ट हमें वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर ही फ्लो फ्लूइड है जिसको हम कंसिडर करते हैं इन मेकिंग द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। और ऑल सेल्स जो है विद इन द सेम इंटरनल एनवायरनमेंट रह रहे हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम बोलते हैं मिलियो इंटीरियर। इसी तरह वो एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर फ्लूइड में उसने हमें बताया डिफरेंस, क्या डिफरेंस वो बताता है। उसी तरह वो हमें एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर फ्लूइड में डिफरेंस बताता है। कहते हैं जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड द बाइकार्बोनेट वो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और बाकी जो आपका इंटरसेलुलर फ्लूइड है वहाँ पर है पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड द फॉस्फेट आयन। इसके अलावा जो हमारे सेल का जो खाना पीना है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, वो कहाँ पर है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर ही फ्लूइड वही फ्लूइड है जो आपकी सेल से वेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर, वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है, CO2 एक्सेट्रा। तो उसी तरह इन दोनों के ये कंसनट्रेशंस किस तरह से मेंटेन है विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल मैकेनिज्म्स। ये दोनों सोडियम आयन ये इन सबको मेंटेन करने स्पेशल मैकेनिज्म्स हैं विद इन द सेल मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस ये वर्क करते हैं। इसी तरह हमारे पास वो होम्योस्टेसिस बताते हैं। तो होम्योस्टेसिस ऐसी मेंटेनेंस है, ऐसी मैकेनिज्म हैं जो कि मेंटेन करते हैं नियरली कांस्टेंट कंडीशंस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट आपका क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो होम्योस्टेसिस में कौन कौन से ऑर्गन्स, बहुत से ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गन्स होम्योस्टेसिस उनका काम ही क्या है, अपना बेस्ट देते हैं कि आपकी जो नियरली कांस्टेंट कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहें। तो दैट इज डन बाय द लंग्स, किडनीज एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन एंड द CO2 को
इस तरह जो किडनीज हैं कॉन्स्टेंट आयन कंसंट्रेशन एंड द जीआई सिस्टम न्यूट्रिएंट्स होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में। इसी तरह आपका जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये ही मिक्सिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है। अब इसके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2 तरह से ये मिक्स हो सकता है, या तो वो मूवमेंट ऑफ द ब्लड के थ्रू ब्लड वेसल्स में जाकर एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कर ले, या फिर थ्रू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो हमें कैपिलरी लेवल पर देखने को मिलेगा, इंट्रासेलुलर स्पेसिस में जो फ्लूइड है दैट इज़ द। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ब्लड में अगर होगा तो इसको हम बोलते हैं ब्लड प्लाज्मा, और अगर तो ये आउटसाइड है तो दैन इट इज़ कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कहाँ पर? बेसिकली द इंट्रासेलुलर स्पेसिस में। और हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड है वो पूरी बॉडी का चक्कर कंप्लीट करता है। रेस्ट में अगर हो तो वंस, और अगर आप एक्टिव हो तो 6 टाइम्स ही कंप्लीट करते हैं। उसी तरह जो वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज हैं, वाल्स ऑफ द कैपिलरीज ही वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स होता है बिटवीन द प्लाज्मा एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो वो कहाँ पर होता है? वाल्स ऑफ द कैपिलरीज में। किस तरह से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। कैसे ये पॉसिबल है? क्योंकि ये परमीबल है, वन सेल थिक है तो मोस्ट मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव कर जाते हैं एक्सेप्ट योर प्रोटीन्स। ये आपने याद रखना है, एक्सेप्ट द प्रोटीन्स। बाकी सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं अक्रॉस इट, क्योंकि प्रोटीन्स लार्जर हैं तो दे हैव द डिफिकल्टी टू पास थ्रू इट। तो डिफ्यूजन किस तरह से मेंटेन है? थ्रू द काइनेटिक मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। किसके? आपके प्लाज्मा के और आपके इंटरस्टिशियल फ्लूइड के। नेक्स्ट वो हमें बताता है आपका ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो कहाँ से आएंगे? जब वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रेस्पिरेटरी सिस्टम से मूव करेगा, वो जीआई सिस्टम से मूव करेगा, इस तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? जब वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा वहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है? विद इन द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में फर्दर क्या है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। तो वहाँ से ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करके आएगा आपकी ल्यूमन ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो अक्रॉस इट जब वो डिफ्यूज़ करेगा तो ये इतनी थोड़ी सी थिकनेस, इसकी कितनी थिकनेस थी? 0.4 to 2 माइक्रोमीटर्स थिकनेस है। तो ये इतनी पतली है कि ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज़ करके आ जाता है और यूँ इजीली जो है आपका ब्लड है वो पिक कर लेते हैं ऑक्सीजन को। इसी तरह जीआई ट्रैक में क्या होता है? वहाँ पर आए न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो ब्लड जब यहाँ से गुजरता है तो इनको अगेन पिक कर लेता है। उसी तरह लीवर। तो लीवर का काम क्या है? चेंज द केमिकल कंपोजिशन। किसका केमिकल कंपोजिशन चेंज करता है? ये जो चीज़ें आपके ब्लड ने एब्जॉर्ब की ये डायरेक्टली बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इनको मॉडिफिकेशन चाहिए, वो मॉडिफिकेशंस कौन करता है? दैट इज डन बाय द लीवर। इसी तरह एलिमिनेशन ऑफ द सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे द बिलिरुबिन को भी एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। इसी तरह लीवर के अलावा मॉडिफिकेशंस में कौन हेल्प करता है? दैट इज योर फैट्स, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा, किडनी एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये भी मॉडिफिकेशन ऑफ द मॉडिफिकेशन एंड द स्टोरेज में हेल्प करते हैं ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। उसी तरह मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मूवमेंट एंड द मोटिलिटी और प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। और मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से उसने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये न्यूट्रिएंट्स जब यूज़ हो गए, मेटाबॉलिज्म होगी, तो एंड पर क्या प्रोड्यूस हुआ? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो वो कौन कौन से हैं आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हैं? दैट इज़ द CO2, दैट इज़ द यूरिया, यूरिक एसिड, एक्साइंस, इवन वाटर भी अगर एक्सेस में हो तो हम इसको कंसिडर करते हैं एज द मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट वेस्ट प्रोडक्ट, बाइल एंड द फेसिस। तो ये किस तरह से एलिमिनेट होते हैं, किस तरह से रिमूव होते हैं? तो रिमूवल ऑफ द CO2 इज़ डन बाय द लंग्स एंड लंग्स। CO2 जो है वो आपका मोस्ट अबंडेंट एंड प्रोडक्ट है। किसी भी ऑक्सीडेटिव केमिकल रिएक्शन का मोस्ट अबंडेंट वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस है दैट इज द CO2। और वो किस तरह से रिमूव होता है? एक्सपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। जैसे CO2 प्रोसेस ज़्यादा होता है तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्साइट कर देता है, तो वो एक्सपायरेशन का रेट ज़्यादा कर देता है, जिससे CO2 जल्दी से बॉडी से रिमूव कर देता है। जैसे किडनीज़ में क्या होता है? प्लाज्मा की होती है फिल्ट्रेशन, किस तरह से होती है वो हमने डिस्कस किया था। ग्लोमेरुलर कैपिलरी से वो एंटर होता है और ट्यूब्यूल्स में फर्दर वो जो है क्या कहते हैं फिल्टर होकर तो यूरिया, यूरिक एसिड और एक्स्ट्रा साइंस एंड द वाटर्स को हम रिमूव कर देते हैं। बाकी जितने भी ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड द वाटर्स जो कि हमारे लिए यूज़फुल हैं उनको दोबारा से ये एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। तो इस तरह से इन सबको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू द यूरिन। उसी तरह हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव कर देती है इन द फॉर्म ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल दैट इज द फेसिस। और लिवर में क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स, केमिकल सिक्रीशन इनटू द बाइल। तो ये सारे अगेन एलिमिनेट हो जाते हैं फेसिस के थ्रू। उसी तरह रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शंस, ये सारा उसने एब्जॉर्ब किया, रिमूव किया। अब ये सब कुछ कंट्रोल कैसे हो रहा है, किस तरह से रेगुलेट हो रहा है? ये सारे बॉडी की फंक्शंस हैं, तो इनको कंट्रोल कर रहा है आपका नर्वस सिस्टम, आपका हार्मोनल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो है मस्कुलर और सेक्रेटरी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसके आगे 3 पार्ट्स हैं, दैट इज द सेंसरी इनपुट और इंटीग्रेटिव आपका पोर्शन, और जो है वो मोटर
आउटपुट पोर्शन, तो सेंसरी आउट इनपुट का काम क्या था, स्टेट ऑफ द बॉडी को डिटेक्ट करना। सीएनएस ने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया, उसको देखा कि कैसा रिस्पांस आगे क्रिएट करना है। तो मोटर आउटपुट पोर्शन क्या होगा, ये जिसने जो भी इसने रिस्पांस क्रिएट किया उसको आगे लेकर जाएगा अकॉर्डिंग टू द वंस डिजायर्स, और यूं जो है वो आउटपुट हमें देखने को मिलता है। नर्वस है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सबकॉन्शियसली ये ऑपरेट करता है और बॉडी हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सबकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। दैट इज़ योर ऑटोनॉमिक कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट हमें वो बताता है जो हार्मोनल सिस्टम है, तो हार्मोनल्स में हमारे पास है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, 8 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी आर देयर। वो क्या करते हैं, सिक्रीट्स द हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं बॉडी में किस तरह से ट्रैवल करते हैं, थ्रू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। आपने याद रखना है जो भी हार्मोन्स की सिक्रीशंस हैं वो डायरेक्टली एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो कि ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा मुकर है ना, तो वहाँ पर वो एक्सक्रीट हो जाएगा। इसी तरह डिफरेंट जगह पर जाकर वो हेल्प करेगा और जो सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। जहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है थायराइड हार्मोन की, तो इंक्रीज द रेट ऑफ मोस्ट केमिकल रिएक्शंस इन द सेल्स, इंसुलिन की, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, एंड द एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन जो है वो सोडियम आयन, पोटाशियम एक्सेट्रा में की मेटाबॉलिज्म में हमें हेल्प करता है। देन वो प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी की बात करता है, तो इम्यून सिस्टम था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल इंटेगोमेट्री सिस्टम। और अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो फिर एक पॉपुलेशन लेवल पर हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ऑटोमेसिटी एंड द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द लाइफ। इम्यून सिस्टम में हमारे पास WBC से, टिश्यू सेल्स से, थायमस, लिम्फ सेल्स, ये सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं आपके पैथोजन से। तो ये जो पैथोजेंस हैं दिस कुड बी द बैक्टीरिया, वायरसेस एंड द पैरासिट्स एंड द फंजाई। अब इम्यून सिस्टम दो तरह से काम कर रहा है, यहाँ तो क्या करता है आपके जो अपने सेल हैं उनको डिस्टिंग्विश करता है फॉरेन पार्टिकल से, यहाँ पे क्या करता है इन्वेडर्स को डिस्ट्रॉय करता है। कैसे, फेगोसाइटोसिस से, सेल ईटिंग प्रोसेस से। तो यहाँ और यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर लेता है सेंसिटाइज लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे स्पेशलाइज प्रोटीन्स दैट तो स्पेशलाइज प्रोटीन से दैट इज द एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द एंड न्यूट्रलाइज इन्वेडर्स। नेक्स्ट हमारे पास इंटेगुमेंट्री सिस्टम, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन जो भी आपकी आउटर कवरिंग है और 12 to 15% है, बाउंड्री है और टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती है। वेरियस ग्लैंड जिसकी अपेंडिजेस, हेयर, नेल एक्सेट्रा भी इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट वो कंट्रोल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी की बात करें तो कहता है थाउजेंड्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स हमारी बॉडी में सेल के लेवल पर भी हैं, ऑर्गन लेवल पर भी हैं और थ्रू आउट द बॉडी में है। तो जो सेल पर है दैट इज द जेनेटिक कंट्रोल है। उस तरह ऑर्गन्स के कंट्रोल फंक्शंस हैं जो कि हर ऑर्गन को कंट्रोल किया जा रहा है इंडिविजुअली कंट्रोलिंग के बाद ये जो ओवरऑल कंट्रोलिंग होगी तो ये विद इन द इंडिविजुअल इंटर रिलेटेड मैनर से कंट्रोल्ड है। तो कंट्रोल सिस्टम में सबसे पहले वो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम से की बात करता है, तो वो कहता है ये एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में CO2 और ऑक्सीजन को मेंटेन रखता है। वो हमने देखा। लिवर एंड द पैंक्रियास क्या करते हैं, ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर। और किडनी का काम क्या है, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन, सोडियम, पोटाशियम, इन सब को मेंटेन करता है। कहाँ पर, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ही। क्यों, क्योंकि यही वो फ्लूइड है जो आपकी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बना रहा है। आपकी बॉडी को एक कंस्टेंट इन्वायरमेंट चाहिए, हर सेल को कंस्टेंट इन्वायरमेंट चाहिए, तो दैट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में ही इन सब चीज़ों की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट में कहता है उसने डिस्कस की है दो मैकेनिज्म जिसकी की हुई है, दैट इज द रेगुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और आर्टेरियल प्रेशर। हम सबको देख चुके हैं, हम समरी कर रहे हैं। तो कहते हैं और O2 और CO2 मेजर है, O2 सबसे मेजर है सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल रिएक्शंस। तो ये किस तरह से होता है, ऑक्सीजन बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी है, तो ऑक्सीजन जब इसके पास हीमोग्लोबिन के साथ आकर अटैच हो जाता है कहाँ पर, लंग्स में अटैच होने के बाद वो जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जब वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में मूव कर रहा है तो कुछ ऐसे पार्ट्स भी आते हैं जहाँ पर O2 ऑलरेडी ज़्यादा है और कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर O2 कम है। तो जहाँ पर ऑलरेडी ज़्यादा वहाँ पर O2 को ये रिमूव नहीं करता, ना ही ये कर सकता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर O2 ऑलरेडी से कम है तो वहाँ पर इसकी मजबूरी बन जाती है कि उसको वो रिमूव कर दे, तो वहाँ पर वो उसको O2 को रिलीज़ कर देता है। तो इस तरह से सफिशिएंट ऑक्सीजन हर सेल को मिलता रहता है। नेक्स्ट वो CO2 की रेगुलेशन की बात करता है, तो हीमोग्लोबिन का CO2 में कोई भी काम नहीं है। वो कहता है इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म है। CO2 की क्या होता है, जैसे इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हुई, इसने क्या किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। इसकी एक्टिवेट करने से क्या हुआ, एक्सपायरेशन ज़्यादा होगी, तो एक्सपायरेशन ज़्यादा होने से क्या हुआ, CO2 को बॉडी से रिमूव कर दिया गया। तो कहता है मेजर एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस है। और अगर तो CO2 की कंसंट्रेशन बॉडी में टिश्यू सेल्स में एक्यूमुलेट हो रही है, होती जा रही है, तो ये जो आपकी एनर्जी गिविंग रिएक्शंस है उनको कर देगा, सीज कर देगा।
तो इसको रिमूव करना बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वो कहता है रेगुलेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड प्रेशर किस तरह से मेंटेन है वेरियस कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन यहाँ पर उसने बैरोरिसेप्टर की बात की है। तो बैरोरिसेप्टर्स एक्चुअली द मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, बाइफर्केशन रीजन ऑफ द कैरोटिड, बाइफर्केशन जहाँ पर भी ये फॉक लाइक स्ट्रक्चर बना हो तो उसको हम बोलते हैं बाइफर्केशन। यहाँ पर एक्चुअली टू कैरोटिड आर्टरी से भी आगे जो है वो कह लें ब्रांचेस होती हैं तो जो एक बाइफर्केट बनाती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बाइफर्केशन रीजन ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज इन द नेक एंड आल्सो इन द आर्च ऑफ द एओर्टा। तो बाइफर्केशन रीजन में प्रेजेंट है, इसी तरह आर्च ऑफ द एओर्टा इन द थोरैक्स रीजन में भी हमारे पास बायोरिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। तो बायोरिसेप्टर्स बेसिकली क्या है, मैकेनोरिसेप्टर्स हैं, कब स्टिमुलेट होंगे, जब आपकी आर्टरीज पर प्रेशर एग्जर्ट होगा, स्ट्रेच एग्जर्ट होगा। तो वो किस केस में होता है, हाई ब्लड प्रेशर की केस में। हाई आर्टेरियल प्रेशर में क्या होता है, बायोरिसेप्टर सेंड कर देते हैं, सिग्नल स्टार्ट करना सेंड कर देता है टू द मेडुला ऑफ द ब्रेन। वो क्या करता है, इन इम्पल्सेस को इनहिबिट कर देता है, जो कि वेजोमीटर सेंटर से जनरेट हो रही थी और थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके हार्ट की पंपिंग को कंट्रोल कर रही थी। तो इस तरह से ये नर्व्स होंगी, ये हार्ट पंपिंग को कम करेंगी, इससे क्या होगा, डैमेज हार्ट पंपिंग होगी और डायलेशन ऑफ द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स भी डायलेट कर दी जाएंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज आर्टेरियल प्रेशर। इसी तरह हमारा अगर आर्टेरियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको अगेन रेज करने के लिए क्या होगा, तो बैरोरिसेप्टर्स क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, वहाँ से क्या होगा, वेसोमोटर सेंटर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जहाँ जिससे अल्टीमेटली वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड देन इंक्रीज हार्ट पंपिंग, तो जो कि रेज द आर्टेरियल प्रेशर बैक टू द नॉर्मल। नेक्स्ट हमें वो बताता है कुछ नॉर्मल रेंजेस हैं जिनको विद इन द नॉर्मल रेंज रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको ना रखा नॉर्मल रेंज में तो वहाँ पर हो जाएगी एबनॉर्मलिटी, और जब नॉर्मलिटी जो है अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। जैसे टेम्परेचर हो गया, तो उससे क्या होगा, अगर हम उसको नहीं मेंटेन रख रहे तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगी और जिससे क्या होगा, सेल्स डिस्ट्रॉय जिसके अंदर डिक्रीज एंड इनक्रीज द पोटाशियम एंड पोटाशियम आयंस से डिक्रीज हो रहे हैं तो पैरालिसिस, और अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हार्ट मसल्स डिप्रेस हो जाएंगे। इसी तरह कैल्शियम आयंस में टेटानिक कंट्रैक्शंस ऑफ द मसल्स आर देयर। ग्लूकोज की डिक्रीज से क्या होगा, एक्सट्रीम मेंटल इन। तो नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक को वो डिस्कस करते कहते हैं नेगेटिव फीडबैक ऐसी सीरीज ऑफ द चेंजेस हैं जो कि किसी भी फैक्टर को उसकी मीन वैल्यू में लाने के लिए अपना बेस्ट देती हैं। तो इसी तरह से उसको वो नॉर्मल करता है, तो जिससे क्या होता है, हमें अगेन गोल ऑफ द होम्योस्टेसिस इज अचीव्ड। जैसे रेगुलेशन ऑफ द CO2 था, तो CO2 हाई हुआ, अब उसके हाई हुए से क्या हुआ, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम था वो एक्साइट हो गया, उसने आगे से क्या किया, CO2 को कम कर दिया, तो इंक्रीज एंड द डिक्रीज इज देयर। तो ये कैसे होता है, नेगेटिव फीडबैक। उसी तरह आर्टेरियल ब्लड प्रेशर की जो मैकेनिज्म है वो भी नेगेटिव है। तो गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम को उसने डिस्कस किया था। गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम किसी भी सिस्टम की डिग्री ऑफ इफेक्टिवनेस होता है विद विच वो कॉन्स्टेंट कंडीशंस को कंट्रोल करता है, मेंटेन रखता है, स्टेबलाइज करता है। इसका फॉर्मूला क्या है, गेन स्कोर द करेक्शन ओवर एरर। तो एरर क्या होगा कि एक कंट्रोल सिस्टम की प्रेजेंस में स्टिल जो है ब्लड प्रेशर रेज कर रहा होगा, दैट इज़ द एरर। और करेक्शन क्या होगा, दोनों में विदाउट द कंट्रोल सिस्टम एंड इन द प्रेजेंस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम कितना डिफरेंस आया आर्टेरियल ब्लड प्रेशर का, जिसको हम बोलते हैं करेक्शन। नेक्स्ट वो हमें पॉजिटिव फीडबैक का बताता है। तो पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए विशेष साइकिल साबित होता है, काज डेथ का सकता है, और जो इसका जो इनिशिएटिंग स्टिमुलस होता है वो मोर ऑफ द सेम ही काज करता है, तो इस वजह से इवेंचुअली डेथ की तरफ ले जाता है बॉडी को। लेकिन सम टाइम्स ये यूज़फुल होता है, कब यूज़फुल होगा, ब्लड क्लॉटिंग में क्लॉट आया, इंजरी हुई, हमें क्लॉटिंग चाहिए, इसने क्लॉट बना दिया, अब ये क्लॉट बनाता जा रहा है, तो वो अगेन से हमारे लिए डिस एडवांटेज साबित होगा। तो ये एक्चुअली आपका जो पॉजिटिव फीडबैक है उसको इन टर्न कौन कंट्रोल करता है, दैट इज़ योर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसी तरह चाइल्ड बर्थ है, तो स्ट्रेच ऑफ द सर्विक्स जो है साइड सिग्नल्स टू द यूट्राइन मसल्स टू द बॉडी ऑफ द यूट्रस, तो मोर पावरफुल कंट्रैक्शन दैट प्रोड्यूसेस एन जनरेशन ऑफ द नर्व सिग्नल्स। नेक्स्ट वो बताता है फीड फॉरवर्ड कंट्रोल क्या है, जो ब्रेन यूज बाय द ब्रेन टू काज रिक्वायर्ड मसल कंट्रैक्शन। एंड एडेप्टिव कंट्रोल क्या है, इसको हम बोलते हैं इट्स द डिलेड नेगेटिव फीडबैक। सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर 1 गाइटर। अल्लाह हाफिज़।